हम सबके भाग्य विधाता, जिनकी बातों में आग उगलती है, जिनके शब्दों में कामयाबी झलकती है, आप सबके जोरदार ताली, हर्षोल्लास और बेटी के बीच मैं अभी बुलाने जा रहा हूं हमारे वो गुरुओं के गुरु, महागुरु, हिंदुस्तान लाखों लोगों के भाग्य विधाता मिस्टर हाथ ऊपर करके आज ये बोली वाली नमस्कार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? और जो नहीं बोल रहे वो अच्छा बोल रहे हो झकास, और जो नहीं बोल रहे हो क्या बात है, तो अलग तरह की टेक्नोलॉजी है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं ये बात साबित होती है जब आप बोलते नहीं तो शंका के घेरे में आते हैं, और नहीं बोलने वालों ने हिंदुस्तान की वाट लगाई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये भगवान और तुम्हारी बीवी सब दुखी है तुम्हारे नहीं बोलने से। चाहते क्या हो पता नहीं, सामने वाला कंफ्यूज है कि ये चाहता क्या है, क्योंकि तुम बोलते ही नहीं। बोलना तो पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप बोलोगे नहीं ना तो सामने वाला तुम्हें शंका की निगाह से देखेगा। कोई आदमी तुम्हारे से पूछेगा क्या तुमने चोरी की है, और आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो क्या मतलब है इसका? चोर हैं आप लोग। कोई आदमी आपसे पूछे कि आप कैसे हैं और आप कुछ भी जवाब नहीं दें, इसका मतलब क्या है? हालचाल खराब है। हालचाल खराब है, झूठ बोलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री पिछले कितने ही सालों से बोल रहा है हालचाल खराब है हिंदुस्तान में लोगों का, और तुम कह रहे हो ठीक है। नहीं, 85% लोगों का हालचाल इस हिंदुस्तान में ठीक नहीं है। अब इतना गौर के मत देखिए, मुझे भी पता नहीं है हालचाल कब ठीक होगा। मैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, यहाँ आ गया तो कुछ बोलना पड़ेगा ना मुझे भी पता नहीं कि हालचाल कब अच्छा होगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अभिनेताओं को, बड़े बड़े गुरुओं को भी ये पता नहीं है कि इस हिंदुस्तान का हालचाल कब अच्छा होगा। यहां तक कि बड़े बड़े कवियों को भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गाने भी कंफ्यूजन वाले बनाए। हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन से दिन? वो खुद ही कंफ्यूज था। उसने कहा बोलना नहीं, तारीख बोलूंगा इज्जत हो जाएगी, क्योंकि इनके भरोसे तारीख बोल नहीं सकता। हम होंगे कामयाब एक दिन। ये दिन कौन सा है ये किसी भी पता नहीं, सब कंफ्यूज है। 45-50 साल से रोज गाते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी ताकत है कि वो बता दे कि कितनी तारीख को कामयाब होंगे। मुझे भी पता नहीं है, इतना घूर के मत देखिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं आपके सामने। मुझे ये तो पता नहीं कि कामयाब कब होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी कामयाब होंगे तो उसकी वजह क्या होगी। जानना चाहते हैं वजह? आप जैसे यहां पर बैठे हैं वैसे कभी भी नहीं होंगे कामयाब, गारंटी है मेरी। थोड़ा हिलो डुलो भाई, तुम्हारे को देख देख कर ही ऐसा महसूस होता है कि है कि गया। सत्यनारायण की पूजा नहीं है यहाँ पर। हेलो, कोई मैयत का प्रोग्राम नहीं है। दुनिया तुम्हारे नजदीक नहीं आती तुम्हारी शकल को देखकर, क्योंकि ये उदासी भरा चेहरा, पूरे दिन भर शिकायतों का पुलिंदा। आप सोचते हैं कि मैं किसी को शिकायत करूंगा तो सामने वाला मुझे कुछ दे देगा, जबकि जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं। जब आप बार बार शिकायत करते हैं तो सामने वाला तुम्हारे से नजर छुपाने लगता है कि इसके पास भी नहीं जाना, ये सुबह सुबह रोता रहता है। अंग्रेजी की कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव।
अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव आदमी तुम्हारे नजदीक आए तो सबसे पहले अट्रैक्टिव तुम्हें ही बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कैसा है, थोड़ा चेक करो। ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है आपने? अगर ऐसी ही शक्ल बनी रही तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात चालू करूं, उससे पहले थोड़ा आगाह करना चाहता हूं। मैं एक खतरनाक किस्म का इंसान हूं। मुझे किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से डर नहीं लगता। चाहे मेरे सामने राक्षस लाओ, चाहे भूत लाओ, चाहे प्रेत लाओ, चाहे आत्मा लाओ, कोई भी आदमी आ जाए, मुझे डर लगता ही नहीं। और मैं एक वाकया सुनाता हूं। मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरे एक दोस्त ने मेरे से बिट लगाई, शर्त लगाई, रात को 12 बजे शमशान में जाना है। शमशान जानते क्या होता है? रात को 12 बजे शमशान में जाना है और 1 घंटा बिताकर आना है। ये मेरे से शर्त लगाई थी 12वीं क्लास में। और मैं शमशान में गया रात को 12 बजे। 1 घंटे बाद नहीं आया, सुबह आया, नींद आ गई, वहीं पर सो गया था, क्योंकि डर लगता नहीं, किसी से भी डरता नहीं। डर लगता है तो सिर्फ एक मुर्दा इंसानों से। जब मेरे सामने कोई मुर्दा बैठ जाता ना तो मेरी टांगें हिलती, मैं बात नहीं कर पाता हूं उससे। कितने लोग जिंदा हैं और कितने मुर्दा हैं? क्या है, जिंदा है कि मुर्दा? हेलो, अच्छा बताओ कितने लोग जिंदा हैं? एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। अब पड़ोसी की तरफ देखो, कोई आस पास मुर्दा तो नहीं बैठा है? हेलो, देखो पड़ोसी को फटाफट। अगर आस पास मुर्दा बैठा है, एक मिलाकर मारो पीछे से। पीछे रखो हाथ, क्योंकि मुर्दा आदमियों के नजदीक भी मत रहना। हमारे पूर्वज कह गए हैं, संगत का असर होता है। अगर मुर्दा तुम्हारे नजदीक भी बैठा है, रोने वाला आदमी तुम्हारे नजदीक भी है, तो वो छुआछूत की बीमारी है। और बीमारी जब छुआछूत की होती है, इन्फेक्शन की होती है, तो खतरा आपको भी बराबर रहता है, चाहे आप पड़ोसी ही क्यों ना हो। आस पास जितने भी आदमी हैं, उनको रोने वाला नहीं रखना है, मुस्कुराने वाला बनाना है। मैं अपनी बात चालू करूं बिना समय खराब किए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आप मुस्कुरा जाएं, ताकि हम बात चालू करें। ऊपर तक हेलो, इधर हेलो, मुस्कुरा सकते हैं? फिर यस यस क्या करें, मुस्कुराओ ना। हाँ नहीं करना, रावण की भर्ती नहीं है यहाँ पर। मुस्कुराना है, मुस्कुराना। मुस्कुराना किसे कहते हैं बताऊं? आवाज नहीं निकलनी चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए, फिर भी लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आज कितना खुश है। पूरी दुनिया में इंसान ही अपनी बॉडी से ये बता सकता है कि मैं कितना खुश हूं, बिना बोले। तभी तो आप कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे भाई आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। एक वर्ड नहीं बोला सामने वाले ने, फिर भी तुमने पहचान लिया कि आज वो दुखी है कि सुखी है। अगर भैंस को, अगर गधे को ये बताना हो तो तरीका नहीं है उसके पास। सिर्फ ये तरीका किसके पास है? किसके पास है? कितने इंसान है? पड़ोस में देखो कोई ऐसा तो नहीं बैठा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाथ चालू करते हैं। ऊपर तैयार है आप सब लोग? हाथ खड़ा करके बताओ, ऊपर जिंदा है सब लोग? वेरी गुड। मेरा नाम मुकेश कोठारी है। राजस्थान की एक छोटी सी सिटी भिलवाड़ा, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और जहां तक इस मिशन की बात है, पिछले 11 सालों से सीखने और सिखाने का क्रम जारी है। आज इस सिस्टम में लगभग 11 सालों का मेरा एक सफर है। और इस सफर में आने से पहले मैं भिलवाड़ा के अंदर एक कपड़े बनाने वाली प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। 19.5 साल की एज में मैंने अपना कैरियर चालू किया था। कम उम्र में मुझे नौकरी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। हेलो, नींद आ रही है आपको? अभी तो कहा हम जिंदा हैं। कोई आदमी कुछ भी बोलेगा तुम सुन लोगे? अरे बंगाल है ये, टाइगर यहाँ के बहुत फेमस है। कोई आदमी कुछ भी बोले उसे सुनना नहीं, झूठ बोलता रोक देना उसे, चुप, गलत बोलता है।
तो आपके यहाँ पर करोड़पति जितने भी होते होंगे 19 साल की एज में नौकरी करते होंगे? नहीं करते हैं ना? तो फिर जवाब देना होगा। मैं बार बार एग्जाम लेता रहूंगा आपका। 19.5 साल की एज में मुझे नौकरी करनी पड़ी। परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो अच्छा नहीं था। जब मैं मात्र 9 साल का था मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे वो। फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब हमारे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, 8 आदमियों का हमारा परिवार था, माँ बाप और हम आधा दर्जन बच्चे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? हम आधा दर्जन, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अभी की बात थोड़ी कर रहा हूं, अभी है 1-2 का जमाना। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं 40 साल 35 साल पहले 1-2 किसी के भी नहीं होते थे। और यहां तक तो 50-60 साल पहले तो कोई आदमी एक बार में बता भी नहीं सकता कि कितने बच्चे हैं। कोई भी आदमी किसी से पूछता था ना आपके कितने बच्चे, तो उसे गिनना पड़ता था। नुन्नो मुन्नो चुन्नो गुन्नो पुन्नो, पूरा गिन गुना के कहता था 8-9, फिर भी कंफ्यूजन। तो उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो 6 भाई बहनों का हमारा परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। थैंक्स गॉड का, फिर भगवान का, उसके बाद अपने माँ बाप का कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में हमारी एजुकेशन को कंप्लीट करवाई। ऐसी परिस्थितियों में हम बच्चों को बड़ा किया जब उनके पास ढंग से खाना खाने के पैसे नहीं होते थे। जैसे जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुई, प्राइवेट नौकरी चालू की। जब नौकरी चालू की, बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे हमारे। जब हमने पहले दिन काम करना चालू किया तो लगा था कि अब ये दुनिया को मुट्ठी में ले लेंगे, बहुत आगे बढ़ना है। जीवन में पैसों के अलावा सब कुछ था हमारे पास, पैसों की बहुत कमी थी। बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि मुकेश कोठारी इतना पैसा बनाना है, इतना पैसा बनाना है कि दुनिया याद रखे। इस सोच के साथ प्राइवेट नौकरी चालू की। पूरे महीने रगड़ने के बाद 750 रुपए मिले। जब 750 रुपए मिले ना, तो पता चला कि ये जीवन कितना कठिन होता है और ये जीवन में बड़ी बात सोचना बहुत आसान होता है और उनको पूरा करना बहुत कठिन काम होता है। ये तो सपने हैं, सपनों का क्या। और धीरे धीरे उम्र बीतती गई, मेरे सपने छोटे होते गए। जब मैं 15, 16, 17, 18, 19 साल का था, आपकी जैसे नहीं था मैं। यंग डायनामिक, रंगों में खून दौड़ता था हर समय। कोई भी नाजायज बात ना पसंद किया करता था मैं। जब अखबार में ऐसा लिखा रहता था ना कि सरकारी अफसर ने रिश्वत खाई, तो ऐसा दिमाग गर्म हो जाता था, ऐसा लगता था कि अभी तलवार ले जाऊं उसकी गर्दन काट दूं। मेरे देश में कोई रिश्वत खाए? जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मैं उस लता मंगेशकर के गाने को सुनता था, हे मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, खून खोल जाता था मेरा। मुझे लगता था कि अभी जाता हूं और पाकिस्तान की वाट लगा के आता हूं। इस तरह का नेचर हुआ करता था मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं दुनिया के नजदीक जाने लगा, मुझे लगने लगा कि ये इतना जोश ठीक नहीं है जिंदगी के लिए। फिर मैं मैच्योर होने लगा, हर महीने सैलरी लेने लगा, हर साल सैलरी लेने लगा। और इस सैलरी को लेते लेते 8 साल बीत गए थे। 8 साल तक मैंने प्राइवेट नौकरी की। और प्राइवेट नौकरी करने के बाद, 8 साल की नौकरी करने के बाद, मैं अच्छी तरह समझ गया कि ये बड़े सपने देखना बुरी बात है। अब मेरे कोई सपने नहीं होते थे, मेरा रूटीन एकदम फिक्स था, मेरी जिंदगी एकदम फिक्स थी। रोज सुबह मैं उठता था, नहाता धोता था, तैयार होता था, नाश्ते की टेबल पर आता था, बीवी नाश्ता रखती थी, मैं उसे खाता था। ऑफिस के लिए यूनिफॉर्म पहनता था, स्कूटर स्टार्ट करता था, बीवी हाथ में टिफिन देती थी, मैं स्कूटर पे टांगता था, ऑफिस के लिए रवाना होता था, लंच में खाना खाता था, शाम को खाली टिफिन लाना मैं कभी नहीं भूलता था। ये मेरा रूटीन था। दूसरे दिन क्या होता था जानना चाहते हैं? दूसरे दिन भी मैं टिफिन भर के ले जाता था और खाली करके वापस लाता था। तीसरे दिन जानना चाहते हैं? तीसरे दिन भी मैं टिफिन भर के ले जाता था और खाली करके लाता था। चौथे दिन जानना चाहते हैं? टिफिन भर के ले जाता था, खाली करके वापस लाता था। 5वें दिन जानना चाहते हैं? बस 5 दिन में थक गए। 8 साल किया ये काम मैंने, 8 साल लगातार यही काम। ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही इसी के लिए किया होगा। जा बेटा टिफिन भर के ले जा और खाली करके वापस। पास में शर्मा जी रहते थे, उनकी दुकान थी।
दुकान थी, वो बिजनेसमैन थे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी से अच्छी जिंदगी उनकी थी, नहीं। वो भी तैयार होते थे, वो भी टिफिन ले जाते थे, दुकान पर जाते थे, शटर से उठाने से पहले 2 बार यूं करते थे, शटर को ऊपर करते थे, दुकान में घुस जाते थे, सफाई करके इंतजार करते थे ग्राहकों का, पूरे दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते थे, टिफिन को खाली करते थे, शाम को शटर नीचे करते थे, वापस घर पे आते थे, अगले दिन फिर जाते थे, शटर को ऊपर करते थे, नीचे करते थे, वापस आते थे, फिर अगले दिन जाते थे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे। जिंदगी खत्म शर्मा जी। हिंदुस्तान में 90% लोगों की जिंदगी इसी तरह से चलती है। उन्हें पता ही नहीं कि जिंदगी का मकसद क्या है, वो पैदा क्यों हुए हैं इस संसार के अंदर। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं टिफिन भरने और खाली करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं शटर ऊपर और नीचे करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। इस देश के प्रति, समाज के प्रति उनका कोई फर्ज नहीं है। उस समय एक आदमी स्वार्थी बन जाता है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और माँ बाप, दुनिया जाए भाड़ में। और जब ये दौर चालू होता है तो समझ लो एक इंसान खत्म हो जाता है। जब इंसान में कोई भावनाएं नहीं बचती, वो अपनी फैमिली से आगे कुछ सोचता ही नहीं। और मेरे साथ भी यही था, ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। गधे का, डोंकी, जानते हैं गधा? एक दिन अखबार में गधे का फोटो आया और नीचे लिखा गया, गधे के द्वारा रोज किए जाने वाले कार्य। इंसान का दिमाग बहुत चंचल होता है, ये कभी किसी भी चीज से अपनी तुलना कर सकता है। मैंने सोचा कि मैं गधे से तुलना क्यों नहीं करूं, और मैंने उस गधे से अपनी तुलना करना चालू कर दिया। जब मैंने गधे के काम और अपने काम को दोनों साथ लिखा तो सेम टू सेम, एक भी अंतर नहीं था। गधा भी सुबह उठता, मैं भी सुबह उठता। गधे को मालिक लात मार के उठाता, मुझे मालकिन लात मार के उठाती थी। फर्क सिर्फ इतना सा था। अब मालकिन यूं पैर से तो लात नहीं मार सकती थी, लेकिन वो जबान की लात मारती थी। सोते रहेंगे तो खाएंगे क्या? गधा भी खड़ा हो जाता काम के लिए और मैं भी खड़ा हो जाता। गधे को भी तैयार किया जाता, मुझे भी तैयार किया जाता। गधे को भी चारा खिलाया जाता, मुझे भी नाश्ता कराया जाता। गधे को भी काम के लिए तैयार किया जाता, मुझे भी तैयार किया जाता। गधे को भी लंच में चारा बांध दिया जाता पीठ पे, और मेरे हाथ में भी टिफिन दिया जाता। गधा भी पूरे दिन भर काम करता, मैं भी पूरे दिन भर काम करता। गधा भी शाम को 100 का नोट लेकर आता और मैं भी 100 का नोट लेकर आता। मैं मालकिन के लिए लेकर आता, गधा मालिक के लिए लेकर आता। फर्क सिर्फ इतना सा। जिंदगी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। तभी अचानक एक घटना घटी। मुझे वो दिन याद है, अगस्त का महीना, सन 2000, शनिवार की रात अभी तक याद है। रात को 8 बजे मेरी कंपनी में मेरा बॉस मेरे से रात को 8 बजे ऑफिस से जाते वक्त पीछे से आवाज लगाकर पूछता है, मुकेश जी कल संडे है पता है ना? मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन। मैंने कहा बॉस, मैं 6 दिन से इंतजार इसी दिन का करता हूं, तुम कह रहे हो पता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कल संडे है। तो बॉस मुझे क्या कहता है, अरे कल संडे है तो फ्री होंगे। मुझे शंका हो गई, मुझे लगा कि ये फ्री के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई काम बताने वाला है। मैंने 2 मिनट में आर्टिफिशियल अपना माइंड बनाया और मैंने कहा सर बहुत बिजी हूं, कल घर के बहुत काम बाकी है। तो मेरा बॉस मेरे को हंस के कहता है, मेरे को कोई काम थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैंने कहा ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। जाओ तुम ऐसे ही, तो हम भी ऐसे ही, हमारे पास कौन सा काम है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो हमारे पास भी कोई काम है। तो वो उसने मुझे कहा कि सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओगे। मैंने कहा क्या करने वाले हो आप? कि मैं एक जबरदस्त जानकारी तुम्हें देना चाहता हूं। मैंने कहा कौन सी जानकारी, थोड़ा हिंट दो। कि मैंने एक बिजनेस चालू किया है। मैंने कहा कौन सा बिजनेस चालू किया है? हंसी तो मुझे पहली बार ही आ गई, क्योंकि वो नौकरी ढंग से नहीं कर पा रहा और बिजनेस चालू किया। मैंने कहा यार क्या कर रहा है? मैंने बिजनेस चालू किया। मैंने कहा कौन सा बिजनेस? कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा लगाना ही नहीं पड़ता। मैंने कहा जय हो, ऐसा भी बिजनेस होता है? मैंने कहा और आगे बताओ। एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिसमें दुकान होती नहीं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिसमें लेजर होती ही नहीं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हिसाब किताब रखना ही नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिसको दुकान को खोलना ही नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिसमें लाइसेंस लेना ही नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिसमें टैक्स देना ही नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि ये भूत प्रेत का जमाना है, बॉस को लग गया होगा, पागल हो गया है। जो भी बिजनेस में होता है ये कहता है कि करना ही नहीं पड़ता। कंफ्यूजन हो गया। लास्ट में उन्होंने मेरे से पूछा, अच्छा सुबह 10 बजे आओगे? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा।
हिंदुस्तान में कोई आदमी अगर ये तुम्हें बोलता है ना मैं कोशिश करूंगा, इसका मतलब तुम्हें गारंटी लिख के दे रहा है कि नहीं आऊंगा, इंतजार ही मत करो। अगले दिन सुबह 10 बजे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एकदम कभी कभी दिमाग स्वार्थी हो जाता है। मैं मैच्योर आदमी था, मैंने एक ही बात सोची कि यार मैं यहाँ घर पर रहकर भी कर क्या लूंगा। 10 बजे बॉस ने बुलाया, चलो वहीं चलते हैं, टाइम वहीं पास हो जाएगा। अगर नहीं जाएंगे तो बॉस भी नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो नौकरी पर इसका असर आएगा, इंक्रीमेंट पर असर आएगा। स्वार्थी होकर मैंने 10 बजे उनके घर पर पहुंच गया। 10 बजे मैं उनके घर पर पहुंचा तो वहां पर 15-20 आदमी एक रूम के अंदर बैठे थे। सामने एक कार्टून खड़ा था। कार्टून क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि गर्मी में मेरी तरह सूट पहन रखा था। अब गर्मी में कोई सूट पहनेगा तो कार्टून नजर नहीं आएगा पूरा का पूरा। मैंने कहा यार ये भाई साहब कार्टून इतने जोरदार, इनको इतनी गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैं पहले दिन गया वहां पर, थोड़ी देर बाद वो कार्टून बोलने लगा, पसीना आ रहा है लेकिन कोट नहीं खोल रहा, पसीना आ रहा कोट नहीं खोल रहा। थोड़ी देर बड़बड़ाया, समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा मेरा काम खत्म हुआ, मैं दूसरे कार्टून को बुला रहा हूं। फिर दूसरा कार्टून आ गया, वो भी थोड़ी देर बड़बड़ाया। उसने कहा मेरा काम खत्म हुआ, मैं तीसरे कार्टून को बुला रहा हूं। मेरे आने से पहले यहाँ पर भी बार बार कार्टून बदल रहे थे। हाँ, सभी जगह होता है, चिंता की बात। तो कार्टून बदलते जा रहे थे और मैं बड़ा परेशान किए, कर क्या रहे हैं। अब तीसरा कार्टून आया, उसने बोला दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे भारी कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां पर सबसे लास्ट में कौन आया? हाँ, तो जो भारी होता लास्ट में आता भाई। वहां पे भी जो भारी थे वो लास्ट में आए। वो जो भारी कार्टून थे उनका नाम बताऊं मैं? श्री श्री 1008 हमारी परम भविष्य अपलाइन श्री BC छाबड़ा जी महाराज। हेलो। अब BC जी जो बोलना चालू करते हैं तो आदमी का दिमाग वैसे हिल जाता है। एक तो उनकी शक्ल में ही जादू है, दूसरा वो बोलते हैं तो बातें करते करते कविता बना देते हैं। बातें करते करते कब उनकी बातों से बातें जुड़ते जुड़ते कविता बन जाती है। आदमी को बहुत मजा आता है। थोड़ी देर तक वो कविता बताते गए और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए पत्नी के। मेरे को और मजा आने लगा। लाफ्टर शो की तरफ सोच चल रहा था। पत्नी के एग्जाम्पल, थोड़ी देर बाद प्रेमिका के एग्जाम्पल। मैंने कहा भाई हद हो गई। इतना मजा आया, मैंने इतनी तालियां बजाई, इतना धूम धड़ाका किया, मजा आ गया। पूरी सेमिनार को देखने के बाद लगा कि मैंने समय खराब नहीं किया। मैंने मेरी अपलाइन से कहा भाई ये बाबा जब अगली बार आए तो मुझे जरूर बुलाना। दुनिया आए या ना आए मैं आऊंगा। बहुत गजब का आदमी है। सेमिनार खत्म हुई, मैं बाहर गया, मेरे पीछे पीछे मेरी अपलाइन भाग के आई। जो मेरे बॉस थे वो भाग के आए। जो लोग नए हैं ना, वो भी जब आप बाहर जाएंगे तो पीछे पीछे एक आदमी भाग के आएगा तुम्हारे और प्रश्न पूछेगा मेरे से, जैसे पूछा गया मुकेश जी कैसा लगा, आपसे भी पूछेंगे। मैंने कहा सर गजब, धमाका हो गया, मजा आ गया। क्या गजब का आदमी है, क्या जोरदार बात करता है। मैं रेगुलर इसके फंक्शन को, भाषण को सुनने आया करूंगा। उसने कहा अच्छा तो तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने कहा समझ में कुछ एक लाइन में नहीं समझ में आई कि करना क्या, लेकिन मजा आया। और आज आपके साथ भी यही होने वाला। एक लाइन नहीं समझ में आएगी कि करना क्या है, लेकिन सेमिनार खत्म होगी तो आपके लिए बहुत मजा आया। और आज मैं आपको समझाने नहीं आया हूं मेरे भाई, क्योंकि समझाना एक दिन में नहीं हो सकता। समझाना एक दिन में नहीं हो सकता। समझाएंगे तुम्हें वो जो तुम्हारे साथ रहते हैं, बड़े बड़े पिनेश्वर यहाँ के लोकल आदमी, वो तुम्हें लगातार अपनी गाइडेंस में लेकर अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं तो तुम्हें एक एहसास कराने आया हूं। एक आम लड़का, एक साधारण सा लड़का जब यहां आ सकता है तो अगला नंबर तुम्हारा क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? आज तुम्हें जो यहां लेकर आया है उसे साधारण आदमी समझकर छोड़ मत देना। हो सकता है वो तुम्हारे उम्र में तुम्हारे से कम हो सकता है कि एजुकेशन में तुम्हारे से कम हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग से उसका दिमाग कम
लेकिन वो एक लड़का तुम्हारी जिंदगी को 180 डिग्री एंगल से बदलने के लिए काफी हो सकता है, और माध्यम हो सकता है तुम्हारे को आगे ले जाने का। हाथी को मारने का माध्यम सुई भी हो सकती है, हाथी को मारने का माध्यम चींटी भी हो सकती है, और हाथी को बचाने का माध्यम भी चींटी हो सकती है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि ये कमजोर आदमी मुझे क्या बताएगा। मेरी अपलाइन ने मुझे पहली बार मीटिंग में लेकर गए, समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक ही बात समझ में आई कि वहां पर बार बार कह रहे थे तुम्हारे से 1500 रुपए ले लिए, अब तुम ये करोगे तो ये आएगा, ये करोगे तो रॉयल्टी आएगी, ये करोगे तो लीडरशिप आएगा, ये करोगे तो टेक्निकल आएगा, ये करोगे तो ये 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 आएगा। कम कम एक भी बार मीटिंग में ये नहीं बोला कि ये जाएगा, हर बार बोला आएगा आएगा आएगा। तो फिर मैंने सोचा मेरे पिताजी का क्या जाएगा, कर लो। और मैंने एक छोटी सी सोच के साथ इस सिस्टम को चालू किया अगस्त 2000 के अंदर। जब क्यूरियोसिटी चलती है ना तो हम प्रश्न पूछते हैं। जब तुम्हारे से कोई प्रश्न पूछे ना तो तुम अपने दिमाग को खराब मत करना। ये उसकी लीडरशिप की निशानी है कि वो तुम्हारे से कंफ्यूजन निकालने के लिए अपनी काउंसलिंग कर रहा है। मैंने मेरी अपलाइन से प्रश्न पूछा, सर इसमें आने के ही सारे तरीके हैं, जाने के नहीं है, मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, अब मुझे आप बताइए कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा ऐसे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उनको कांटेक्ट करो, फिर इनवाइट करो, फिर प्लान बताओ, फिर फॉलोअप करो, बेसिक बताए। मैंने कहा बस इतना था, इनवाइट करने से हो जाएगा? कहा हाँ। मुझे लिस्ट बनानी नहीं पड़ी, पता है क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, सबको खाने में बुलाया था, लिस्ट तो तैयार थी। मैंने उसी लिस्ट को बाहर निकाला, एक एक को इनवाइट करना चालू किया। कहता था भाई साहब शाम को 6 बजे मेवाड़ चैम्बर में मीटिंग है, आना। वो पूछता था कौन सी मीटिंग? मैंने कहा आरसीएम की। वो कह रहा आरसीएम क्या होता है? मैंने कहा जानते नहीं, कपड़े वाली कंपनी। नहीं क्या होता है कपड़े वाली, आगे बताओ। मैंने कहा साहब वो कपड़े जो है ना 1500 रुपए में लेने पड़ते हैं, 2 आदमी को देने पड़ते हैं, 2 4 को देते हैं, फिर 8 16 32 64 होते हैं, फिर इतना आता इतना आता, आपको भी आता, मुझे भी आता, आपकी भी आजाद जिंदगी, मेरी भी आजाद जिंदगी। सारी बात तो मैं फोन पे बता देता था। फिर पूछता था सर आओगे? वो कहता था मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब नहीं आएगा। मैं मीटिंग में आगे जाकर बैठ जाता, पूरी मीटिंग में लोगों का इंतजार करता, कम से कम एक नहीं आता। मैं फिर परेशान होता, फिर अपलाइन के पास जाता। मैंने कहा सर आते नहीं कोई, तो मेरी अपलाइन सिर्फ कंधे पे हाथ रख के बोलती थी आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा, जाओ। फिर मैं अगली बार इनवाइट करता, कम से कम पूरी मीटिंग खत्म हो जाती, एक नहीं आता। मैं फिर परेशान होता, फिर अपलाइन कहती आएगा, एक दिन जरूर आएगा। 3-4 मीटिंग तक मैं घूमता गया, एक आदमी नहीं आया पूरी मीटिंग में, एक सिंगल आदमी। जब कोई नहीं आया तो मैं सुबह 6 बजे अपने बॉस के घर पर पहुंचा। मैंने कहा साहब आपके फॉर्मूले सब फेल हो रहे हैं, मुझे बताओ कि मुझे करना है कि नहीं करना, नहीं तो 1500 रुपए वापस हो। नहीं तुम बताओ कैसे इनवाइट करते हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे। वो कहे तुम गलत कर रहे हो, तुमने तो पूरा प्लान उनको पहले ही बता दिया, वो आएगा क्यों? तुम्हें इतना नहीं लंबा बोलना है, तुम्हें क्यूरियोसिटी के साथ ये बोलना है कि मैंने एक नया काम चालू किया है और मैं अपने बिजनेस एसोसिएट बना रहा हूं, बिजनेस पार्टनर बना रहा हूं। मेरे जो भी नजदीकी आदमी है मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूं, आप मेरे सबसे नजदीकी आदमी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर आए। इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं, ज्यादा पूछे तो बोलना भाई मैं नया हूं, ज्यादा जानकारी नहीं रखता, वहां पर बताएंगे क्या करना है। मैंने अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैंने उनसे एक प्रश्न एडवांस में पूछ लिया। मैंने कहा भाई साहब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं आया तो? मुझे नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आया नहीं तो? वो पूछ रहा हूं। अच्छा आया नहीं तो एक फॉर्मूला और है। मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला? कि 2 आदमी को पकड़ के लाना है साथ में। मतलब का पकड़ के लाना मतलब कि कैसे भी खींच के लाओ, पकड़ के लाओ, किडनैप करके लाओ, बांध के लाओ, घुरा के लाओ, कैसे भी लाओ, 2 आदमी को लाओ। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अच्छा, कल मीटिंग में तो बड़ी बड़ी आदर्श की बात कर रहे थे, सच्चाई के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और अभी अभी रंग बदल गए, कैसे भी पकड़ के लाओ। तो मेरी अपलाइन कहती नहीं मेरी बात नहीं समझे तुम जब ऐसे बोलकर लाओगे तो तुम्हारा कोई पाप नहीं होगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य नेक और साफ है,
तुम सामने वाले को धोखा देने के लिए नहीं ला रहे हो, सामने वाले को आवाज करने के लिए ला रहे हो, इसलिए कोई गलती नहीं इस काम में। मेरे को उन्होंने और एग्जाम्पल दिए। मुझे कहा कि राम के बारे में जानते हो? मैंने कहा वो तो भगवान है, उनकी सृष्टि है, पूरी दुनिया उनके बस पे चलती है। राम ने जब रामायण की रचना की तो राम अच्छी तरह जानते थे कि मैं जो करने जा रहा हूं एक संदेश है दुनिया के लिए। वो पता है उनको मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग बाग उन्हें भगवान उस समय मानने लगता है। उन्होंने बाली को पीछे से मारकर लोगों को यह सिखाया कि जब तुम्हारा उद्देश्य नेक है, तब तुम्हारा उद्देश्य साफ है, जब तुम्हारा उद्देश्य जन कल्याण का है, उस समय तुम्हारे से कोई गलती, तुम्हारे से कोई मिस्टेक, तुम अगर कोई झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि झूठ तुम्हारी दुनिया और सृष्टि को बचाने के लिए किया गया है। तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल और दिया कि मान लो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके लिए 4 टॉफी लेकर आए, 4 खाने की गोली लेकर आए, 4 जेब में रखिए। बच्चा तुमसे टॉफी मांगता है, तुम जेब में से टॉफी निकाल कर देते हो। एक टॉफी देते वक्त 3-4 टॉफी और आवाज करती है, खर 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 कर, हेलो। जब टॉफियां आवाज करती है तो बच्चा एक टॉफी ले तो लेता है, लेकिन उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि चंपालाल के पास और है, हेलो। वो एक गोली खाता है, थोड़ी देर बाद आता है, कहता है डैडी एक और। अब आपको एहसास हो जाता है कि मैं झूठ बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि टॉफियां आवाज कर चुकी है। बच्चे के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। आप फिर एक टॉफी निकालते हैं, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी से निकालते हैं, धीरे से निकालते हैं ताकि दूसरी टॉफी आवाज नहीं करे। धीरे से हाथ डाल के ये लो, अब कोई आवाज नहीं आई। बच्चा थोड़ी देर बाद आता है, कहता डैडी एक और। अब आप कहते नहीं बेटा 2 ही लाया था, तम खत्म है ही नहीं। ये झूठ नहीं है, ये भी झूठ है, लेकिन इस झूठ पर दुनिया का कोई भी भगवान तुम्हें पाप नहीं मानता, दुनिया का कोई भी भगवान तुम्हें सजा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य नेक और साफ है। तुम तुम्हारे बच्चे की ज्यादा लंबी जिंदगी चाहते हो, और इस लंबी जिंदगी के चक्कर में तुमने झूठ बोला, तो इसे झूठ नहीं कहते। हेलो, बात दिमाग में फिट हो गई। मैंने कहा यस सर, अब मैं 2 कैसे भी लाऊंगा। घर पर गया, मेरे दोस्त तो मेरी बात नहीं मानते थे। मेरे 2 बड़े भाई थे, घर पर खाना खा रहे थे। खाना खाते ही मैंने जाल बिछाना चालू किया। दोनों भाइयों को कहा, भाई साहब क्या आप मेरे सगे भाई हैं? वो कहता है यार ये कौन सा प्रश्न पूछ लिया, सगे ही हैं? मैंने कहा सगे हैं तो बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। भाई को कंफ्यूजन हो गया है, कुछ न कुछ चक्कर है। फिर भी उसने कहा कर सकते हैं, मतलब भाई है, कुछ भी कर सकते हैं, अंतिम समय तक तेरे साथ है, तेरे हर सुख और दुख में साथ है। बड़े बड़े आदर्श की बात करने लगा मेरा भाई। तो मैंने मेरे भाई से कहा इतनी बड़ी बात मत करो, पहले गारंटी लो कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे। मेरा भाई सोचा कोई पैसे वैसे मांग रहा होगा, क्या हाँ ठीक है गारंटी, जो तू बोलेगा तुझे दूंगा। मैंने कहा 45 मिनट का टाइम चाहिए, 45 मिनट का समय चाहिए, और ये 45 मिनट एक्सक्लूसिवली मेरे होंगे। मैं तुम्हें जहां ले जाऊंगा जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जहां बिठाऊंगा बैठना पड़ेगा, मैं तुम्हें जो सुनाऊंगा सुनना पड़ेगा। तुम 45 मिनट तक कुछ नहीं बोल पाओगे, फिर आगे की पूरी जिंदगी मेरी तुम्हारे हवाले। पूरे दोनों भाइयों को जाल में फंसा लिया। इतना जोरदार जाल फंसाया कि दोनों बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे। अगले दिन दोनों को स्कूटर पे बिठाया, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लाके बिठाया। वहां पर भारी भारी योग गुरु बैठे थे, उन्होंने बात करना चालू किया। थोड़ी देर तक हमारे भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बीसी महाराज आए, उन्होंने कविता ऐसा बोलना चालू किया कि वो दोनों भाई कब उछलने लगे, ताली बजा रहे, उछल रहे। अब मैं देख के बहुत खुश, क्योंकि सीधा सा अर्थ है हंसा मतलब फंसा। मैंने कहा हंस गया ये, इसका मतलब हो गया अपना काम। फंसा मतलब फंसा। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। वही कॉमन प्रश्न मैंने अपने भाई से किया, सर जी कैसा लगा? तो मेरा भाई मुझे क्या कहता पता, वो मुझे समझाने लग गया। क्या गजब यार, क्या जगह लेके आया यार। हाँ, और सुना तू 2 महीने से कर रहा है, 2 महीने तक तूने मुझे बताया नहीं। अगर बता देता तो ये कर देते, धमाका हो जाता, अब तक तो रॉयल्टी हो जाती। और वो इतना तेज उछल रहा कि मैं एकदम छोटा सा बन गया। मुझे समझा रहा है कि 2 महीने में कैसे हो सकता था, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। काम हो गया। मेरे दोनों भाई ने उसी दिन ज्वाइनिंग ले ली,
और मुझे कहा कि अब अपन तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं अपने भाइयों का समय खराब नहीं करना चाहता था। जो मंत्र मुझे 2 महीने में मिला था, मैंने अपने भाई को पहले ही दिन बता दिया था, 2 को पकड़ के लाना, पहले ही दिन बता दिया। और मजे की बात है, दोनों भाई शादीशुदा, दोनों के साले, दोनों भाई शादीशुदा, दोनों के साले। अब दोनों भाई अपने साले से क्या पूछते हैं, क्या तू मेरा असली साला है, क्या तू मेरा असली साला है? साला कहता हाँ असली हूं। क्या कर सकता है बोल, 45 मिनट का टाइम चाहिए। अब हमारे दोनों भाइयों ने, जैसे हमने भाइयों को जकड़ा वैसे उन्होंने अपने सालों को जकड़ लिया। अब मजे की बात है कि जो भी साला होता है उसका कोई ना कोई साला होता है। अब मजा ये आने लगा कि जब भीलवाड़ा में मीटिंग होती थी ना, तो 100 में से 80% साले अपन के। हेलो, भीलवाड़ा की मीटिंग में 100 में से 80% लोग मेरे होते थे और बिजनेस बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और मात्र 12 महीने में, 13वें महीने में रॉयल्टी क्लॉज, इनकम 23,000 की, सैलरी 13,000 की। और उस समय मैंने डिसीजन लिया एज ए कैरियर आरसीएम को करने का। मैंने नौकरी को रिजाइन किया और फुल टाइम इस आरसीएम में आ गया। जिम्मेदारी बढ़ गई और तेज गति से काम करने लगा। पूरे दिन में मीटिंग लेता था, सेमिनार लेता था, काम करता था। इन बिटवीन बिजनेस इतना तेज गति से बढ़ा कि मात्र 30वें महीने में मेरा इस सिस्टम से कमीशन था 2,85,000 रुपए का, 1 महीने का। हेलो, 1 महीने का कमीशन था 2,85,000। जब 2,85,000 का कमीशन, लाखों के कमीशन मुझे आने लगे, तो मेरे अंदर एक बीमारी आई, पैरालिसिस की। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो समझ लो लकवा लग गया। और मैं एकदम परफेक्ट हो गया था। अब मैं लोगों की बात नहीं मानता था, अब मैं लोगों की बात सुनता नहीं था, सिर्फ मैं वही करता था जो मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे इस कदर बीमारी बढ़ी कि मैं एकदम हाई फाई हो गया। मैसेज लेने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। यह आम जनता का बिजनेस है। जब भी तुम इस आम जनता से हटने की कोशिश करोगे, तुम्हारा बिजनेस कोलैप्स होना चालू हो जाएगा। मैंने अपने आप को हाई फाई बनाया। अब मैं साधारण आदमी से मिलता नहीं था। मेरी सेमिनार इतनी आसानी से, इतनी साधारण से नहीं होती थी मेरे भाई, कि आदमी को बिठा दिया और मैं खड़ा हो गया, सेमिनार हो गई ना। उस जमाने में 2002 और 3 में मेरी सेमिनार होती थी हाई फाई विथ प्रोजेक्टर। 2,80,000 का प्रोजेक्टर आता था, मेरा खुद का था। लैपटॉप 95,000 में खरीदा था मैंने। ये जितना भी म्यूजिक सिस्टम है, तामझाम है, मेरे पास खुद का था। श्योर कंपनी का माइक था, केवल 25,000 रुपए का तो माइक था मेरा। मैं बात करता था ना मेरे भाई, उस समय 3-3 कारें मेंटेन करता था। उस समय मेरे साथ 15 आदमी का स्टाफ रहता था। जब मैं सेमिनार लेने जाता था, 7 आदमी सिस्टम के लोग जो म्यूजिक माइक को संभालते, 7 आदमी मैनेजमेंट के लोग, 1 गाड़ी आगे, 1 गाड़ी साहब के पीछे, बीच में साहब। इस तरह से सेमिनार होती थी। जिस भी गांव में सेमिनार लेते थे ना, हिला देते थे पूरे गांव को। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक-एक गांव में, एक-एक मीटिंग से, एक-एक दिन में ये मुकेश कोठारी 500 ज्वाइनिंग निकालता था। 500 उस समय, एक मीटिंग से, एक मीटिंग से 500 ज्वाइनिंग। जिस भी गांव में जाता ज्वाइनिंग, जिस भी गांव में जाता ज्वाइनिंग, धमाका हो जाता। लेकिन मुकेश कोठारी ये भूल गया कि इसकी ताकत की एक कैपेसिटी है। एक मशीन की भी कैपेसिटी होती है, एक इंसान की भी कैपेसिटी होती है। आपका वजन उठाने की कैपेसिटी अगर 60 किलो की है, तो 60 किलो वजन तो आप आसानी से उठा पाएंगे। लेकिन वजन को जब ज्यादा उठाना है, तो आप कभी भी ताकत का इस्तेमाल करके उस काम को पूरा नहीं कर सकते। आपको उसी समय सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, मशीनरी का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। मुकेश अंबानी अपने सारे पेट्रोल पंप पर खुद बैठना चाहे तो ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। उसे सहारा लेना पड़ता है लोगों का। अब मेरे साथ ये था कि 30 दिन 30 सेमिनार 15,000 ज्वाइनिंग, 30 दिन 30 सेमिनार 15,000 ज्वाइनिंग। लेकिन अगर मुझे 15,500 ज्वाइनिंग करनी है तो क्या तरीका है मेरे पास? क्योंकि मेरे अलावा कोई सेमिनार लेने वाला तैयार नहीं हुआ था। मैंने अपने आप को इतना हाई फाई बना दिया कि कोई आदमी मुझे डुप्लीकेट ही नहीं करता था। सब कहते थे कि सेमिनार मुकेश जी की होगी और किसी की चाहिए नहीं सेमिनार। 30 दिन काम करता, 15,000 ज्वाइनिंग। नए गांव में जाता तो पुराने वाले गांव से बिजनेस गायब हो जाता और बिजनेस अब 15,000 ज्वाइनिंग से ज्यादा बढ़ता नहीं था। और मुझे सिस्टम का पता नहीं था।
मैं लोगों से कहता था कि आप सेमिनार क्यों नहीं लेते, मेरे ऊपर डिपेंड क्यों है? तो लोग बात कहते थे सर लेंगे ना। मैंने कहा कब लोगे? वो कहा सर जिस दिन हमारे पास भी प्रोजेक्टर आएगा हम भी लेंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, जो सिखाओगे वही बच्चे सीखेंगे। आज एक नियम अपनी डायरी के पहले पेज पर लिखना, अगर इस सिस्टम में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, इस पूरे मिशन के अंदर तुम ऐसे किसी भी काम को छूने की कोशिश मत करना जो तुम्हारी डाउनलाइन नहीं कर सकती। तुम सिर्फ उसी काम को करना जो तुम्हारी डाउनलाइन करने में बड़ी आसान काम से कर सकती है। और मैंने जब ये बिजनेस डाउन होने लगा मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी छोटी लेग में मेरा बिजनेस था 92 लाख रुपए का, और 8 महीने में वो बिजनेस गिरता हुआ 92,000 का हो गया। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन की कमी थी। बिजनेस स्थिर हो जाता है इसका मतलब खतरे की घंटी है। बिजनेस रुक जाता है इसका मतलब यही है कि तुम्हारी डाउनलाइन में अब निराशा आने वाली है, तुम्हारी डाउनलाइन अब परेशान होने वाली है, तुम्हारी डाउनलाइन के अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और जब रिजल्ट नहीं आते तो लोग क्विट करना चालू करते हैं। और मेरे साथ यही हुआ कि बिजनेस कोलैप्स होने लगा। 92 लाख से 92,000 का आ गया। कमीशन 2,80,000 रुपए से 2,300 रुपए का हो गया, 2,300 रुपए। मैं लोगों को अब शकल दिखाने में घबराने लगा। 1.5 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा। 1.5 महीने बाद मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी बात बोली, और उसी की वजह से आज मैं यहां पर मौजूद हूं। मुझे एक बात बोली उसने कि तुम्हें आरसीएम नहीं करना मत करो, छोड़ना है छोड़ दो, और करना है तो फिर करो। डिसीजन तुम्हें लेना होगा। आरसीएम नहीं करना दूसरा काम करो, लेकिन आरसीएम अगर करना है तो ऐसा नहीं कि तुम असफल हो गए तो छोड़ दिया। तुम असफलता के कारण तो ढूंढो, तुम एनालिसिस तो करो कि तुम असफल क्यों हुए। फिर मुझे उस कविता का याद दिलाया, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। उसी कविता में लिखा है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और उस दिन से इस मुकेश कोठारी ने रिफ्रेश होकर एनालिसिस करना चालू किया कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अक्सर एक इंसान जब अपनी नाकामयाबी के कारण ढूंढता है तो अपनी उंगली को ऐसे रखता है, ऐसे, और जब ये उंगली यूं रहती है ना तो कुछ भी कारण और नतीजा सामने नहीं आता। उंगली को ये रख के क्या बोलता है, मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? क्योंकि अपलाइन खराब है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? डाउनलाइन निकम्मी है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? कंपनी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? मौसम में बारिश बहुत ज्यादा आ रही है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? बारिश आ ही नहीं रही है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? सर्दी बहुत पड़ रही है। मेरा बिजनेस कम क्यों हुआ? दुनिया मेरा साथ नहीं दे रही है। हर जगह आप उंगली को यूं करते हैं, और किसी न किसी आदमी को आप टारगेट करके कहते हैं कि मेरा बिजनेस कम होने का कारण ये है। लेकिन इस खुदा ने, इस अल्लाह ने जब भी तुम्हारी उंगली को यूं बनाया तो एक बात तुम्हें सिखाई है कि दुनिया में जब भी तुमने किसी के ऊपर उंगली उठाई है, किसी भी आदमी को सुधारने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। इस अल्लाह, इस भगवान ने तुम्हें किसी भी आदमी को सुधारने की ताकत नहीं दी है। तुम दुनिया की सोचो, तुम तुम्हारी बीवी को नहीं सुधार सकते। सुधारने का काम मत करो। इस दुनिया में अगर किसी को सुधारना है तो इस उंगली को यूं करो। सुधारने का एक ही कारण हो सकता है, वो है आप। आपको आप सुधार सकते हैं, दुनिया को आप कभी नहीं सुधार सकते। और जब मैंने एनालिसिस करके उंगली को यूं किया तो पता चला कि मैंने ही सबसे बड़ी गलती की। मैंने कौन सी गलती की? कि मैंने अपने नीचे डुप्लीकेट आदमी तैयारी नहीं किए, और इस वजह से मेरा वर्कलोड बढ़ रहा था, इस वजह से मेरा काम एक जगह रुक गया था। मैं अपने आप को इतना हाई फाई बना चुका था कि लोग बाग मेरे नजदीक भी आने की कोशिश नहीं करते थे। जब मुझे ये बात समझ में आई तो सफलता की की मिल गई, चाबी मिल गई, और फिर मैंने एक एक चीज को कागज पर नोट करना चालू किया कि कौन सी चीज इस सिस्टम में डुप्लीकेट है और कौन सी नहीं। और पता चला
कि मुझे अपनी पूरी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा। उस दिन से मुकेश कोठारी एक आम आदमी की तरह जीने लगा, एक साधारण आदमी की तरह आ गया। स्टाफ इसमें सारे के सारे हटा दिए, सारे के सारे प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम, स्टाफ, लैपटॉप सब कुछ हटा दिया। अब मैं सिंपल सी बातें करता था, एक स्टेज पे जाता था, एक व्हाइट बोर्ड लेता था, एक ब्लैक कलर का व्हाइट बोर्ड मार्कर लेता था। अब मैं उस बोर्ड पर मार्कर से गोले बना बनाकर लोगों को बताता था कि भाई साहब इस तरह से डाउनलाइन होती है, इस तरह से नेटवर्क बनता है, इस तरह से कमीशन आता है। लोगों को मजा तो नहीं आता था, लोग बाग हंसते तो नहीं थे, लोग बाग तालियां तो नहीं बजाते थे, लेकिन लोगों को एहसास होता था। वो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे से पूछते थे, मुकेश जी बस ये गोले बनाने से बिजनेस हो जाता है? मैंने कहा यस, ये गोले का ही तो बिजनेस है। उन्होंने कहा बस इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। अब लोग बाग मुझे डुप्लीकेट करने लगे। जब तुम्हारी डाउनलाइन ये बोले ना इसमें क्या बड़ी बात है, ये मैं भी कर सकता हूं, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस अब चल निकला है भाई, अब तुम्हारे बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। मैं भी कर सकता हूं। अब मैं क्या करता, मैं सेमिनार लेता था, लोग बाग मेरे को डुप्लीकेट करते थे, घर में बोर्ड टंगा लेते थे, घर के आदमी को इकट्ठा करके गोले बना बना के सिखाते थे। और मैंने उस समय ठान लिया था कि मैं एक दिन में 10-10 प्लान बताऊंगा। सुबह से शाम तक अपने ड्राइंग रूम में लगा रहता था, लोगों से कहता था कि तुम्हें प्लान नहीं बताना आता मत बताओ, मैं बताऊंगा। लोग बाग सोचते थे कि अच्छा आदमी है, हमारे लिए प्लान बताएगा। उनका उद्देश्य था लोगों को समझाना और मेरा उद्देश्य था अपने आदमियों को बताना कि प्लान कैसे बताया जाता है। मेरे उस ड्राइंग रूम का नियम था कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को लेकर आओगे प्लान बताने के लिए, जब भी आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान बताया जाएगा तो आपका वहां पर अटेंडेंस मौजूदगी होना जरूरी है, यानी साथ में आपको भी प्लान देखना जरूरी है, ताकि मैं आपके आदमी को प्लान बताने के लिए तैयार नहीं। अब क्या होता था, 5 आदमी पुराने, 5 आदमी नए। पुराने आदमी सोच रहे हैं कि मुकेश जी इनको प्लान बता रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि मुझे इन 5 आदमियों को ट्रेन करना है। और मैं ले दे के प्लान 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 प्लान, एक जैसा प्लान, एक लाइन का भी अंतर नहीं। मजाल है कि पॉइंट अगर एक कोने में लगा है तो दूसरे वाले प्लान में पॉइंट दूसरे वाले कोने में लग जाए, नहीं, सेम टू सेम, एक भी चीज में परिवर्तन नहीं करता। कहते हैं कि राष्ट्रगान दुनिया के किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, याद नहीं करवाया जाता, फिर भी राष्ट्रगान याद क्यों हो जाता है? क्योंकि बार बार एक जैसा राष्ट्रगान बार बार गाया जाता है, बच्चा 4, 5, 6 बार सुनकर खुद ही बोल लेता है जन गण मन। और अब मैं जब हूबहू प्लान बताने लगा तो लोग अब सीखने लगे। कोई आदमी 3 बार मेरे प्लान को देख लेता था ना, कहानी भी बदलता नहीं था, मैं कहानी तक 3 बार भी कोई प्लान को देख लेता था ना, तो चौथी बार देखते देखते मैं जो ही बोलता था वो मुस्कुराना चालू कर देता था, क्योंकि उसको पता चल जाता था कि ये क्या बोलने वाला है। जो ही कोई आदमी मुस्कुराता था मैं समझ जाता था कि ये समझ रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं उसे सिखाऊं। और वो प्लान बताने की वजह से लोग बाग प्लान मास्टर बनने लगे, लोग बाग प्लान बताने लगे, एक दूसरे को प्लान बताने लगे। मेरे ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एक आदमी अजमेर जा रहा, एक आदमी जयपुर जा रहा, एक आदमी कन्याकुमारी जा रहा, एक आदमी बंगाल में जाके प्लान बता रहा, एक आदमी आसाम में जाके प्लान बता रहा, एक आदमी गुवाहाटी में, एक आदमी कश्मीर में, हर जगह प्लान बताने लगे। अब दुनिया को मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबको अपना प्लान बताना आता था, सबको अपनी दुकान चलाना आता था, और धीरे धीरे बिजनेस बूम करने लगा। इतना तेज गति से हिंदुस्तान में बूम करने लगा मेरे भाई, फिर देखते ही देखते हिंदुस्तान में बिजनेस छाने लगा। जब भी माहौल बनता बिजनेस तेज गति से बढ़ता, जब भी बिजनेस बढ़ता मुकेश कोठारी सोचता था कि अब ये बिजनेस कोई रोक नहीं पाएगा, ये बिजनेस अब कोई रोक नहीं पाएगा। और जो ही थोड़ा बिजनेस बढ़ता था कोई न कोई गलती होती थी। सीखने का मतलब ये है कि जब तुम तेज गति से चलते हो तो करेक्शन करना पड़ता है। घर में एक प्रैक्टिकल करना, रोटी खाते हो, रोटी बोलना पड़ेगा भैया, मैंने आपसे कहा मैं नेता नहीं हूं, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने आया हूं, बराबरी की बात है। हेलो, रोटी खाते हैं, रोटी किससे बनती है? आटे से। आप एक घर में प्रैक्टिकल करना, एक डब्बा लेना, एक कंटेनर लेना, और आटे को उस डब्बे में डाल देना, आसानी से जितना डाले उतना। आप देखेंगे कि डब्बा भर चुका है। हेलो, ठीक उसी तरह हमें भी लगता है कि बिजनेस बढ़ चुका है, लेकिन उस डब्बे को थोड़ा हिलाना, 2 बार जमीन पे मारना, वो डब्बा फिर थोड़ा खाली हो जाएगा। हेलो, इसे करेक्शन कहते हैं। जब बीच में कुछ छेद बच जाते हैं, उन छेदों को भरते वक्त जिस काम को किया जाता है उसे करेक्शन का नियम कहते हैं। जब बिजनेस तेज गति से बढ़ता है तो बहुत सारी गलतियां होती है।
और फिर होता क्या था, बिजनेस तेज गति से बढ़ता था, फिर धड़ाधड़ नीचे गिरता था। जब गिरता था तो ऐसा लगता था कि इस बिजनेस को अब कोई बचा ही नहीं पाएगा। जब बढ़ता था तो लगता था कि इस बिजनेस को कोई रोक ही नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसे करते करते आज 11 साल हो गए मेरे। कितने साल? अब कोई आदमी बिजनेस कम होता है तो रोता है तो मुझे हंसी आती है, बेचारा समझ नहीं रहा है, ये करेक्शन के नियम को नहीं समझ रहा है। और आज ये करते करते 11 साल हो गए। क्या है 11 सालों में हमारे पास? 150 करोड़ रुपए का बिजनेस है पर मंथ। कितना कितना कितना? 150 करोड़। बंगाल वाले इतने आसानी से बोल रहे हैं जैसे घर घर में 150 करोड़ है। कितना? मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों में जान डालिए। तुम्हारी इन धीरे से बोली हुई बातों की वजह से ही तो लोग बाग तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे को कितनी इनकम आई? मेरे को 70 लाख की इनकम आई है। लोग बाग सोचते 70 रुपए आई होगी। मेरा बिजनेस है 150 करोड़। कितना? बोलना सीखो। कितना? 150 करोड़। आदमी इधर उधर भी देख रहा है ना तो तुम्हारी तरफ देखने लग जाए इतनी देर में। ये बोल क्या रहा है? आज क्या है हमारे पास? आज गाड़ियों की लाइन है, लाइन लगा रखी गाड़ियां। मकान कितने? हमारी डाउन लाइनों को भी पता नहीं कि हमारी किस किस सिटी में कहां कहां मकान। बैंक बैलेंस कितना है? जितने भी बैंक मैनेजर के यहाँ पर हमारा खाता है ना, वो बैंक मैनेजर उस खाते को देख देख के परेशान होता है। सुबह सुबह फोन करता है, भाई साहब भर गया, इसको कहीं लगाओ। बीबी ज्वेलरी नहीं पहनती हमारी। हमने आईमैक्स में सोने का इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, बिस्किट सोने। हेलो, अभी हमने एक कारोबार और चालू किया, रियल एस्टेट का और शेयर का। अभी होटल कारोबार में भी हमने कदम रखा है। 3 सितारा होटल बनाई है भीलवाड़ा के अंदर, पहली 3 होटलें और आ रही है। हेलो, जीवन में एक भी गड्ढा बाकी नहीं है। ये मैं आपको बताने के लिए नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य मेरी उपलब्धियों को गिनाना नहीं है। मैं बार बार तुम्हें यह एहसास कराने आया हूं कि ये आम आदमी जिसकी जबान नहीं खुलती थी किसी के सामने, आज ये यहां पर आ गया, तो अगला नंबर तुम्हारा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे से प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगला तुम्हारा क्यों नहीं? कितने आदमी को चाहिए कामयाबी? अभी पड़ोसी को देखो, तो ऐसा तो आदमी नहीं बैठा आपके पास जिसने हाथ नहीं खड़ा किया। मारो एक मिलाकर पीछे से, क्योंकि नजदीक में नहीं रहने देना ऐसे आदमी को जो कामयाब नहीं होना चाहता। हाथ नीचे करो। ऊपर भी है? थोड़ा आवाज निकाल के बताओ, है ऊपर? अच्छा, सभी लोग एक आवाज निकाल के बताइए, है सब लोग यहाँ पर? वेरी गुड। देखिए, ये भगवान, ये अल्लाह जिसे तुम मानते हो ना, ये कभी कॉलेज और स्कूल में नहीं गए। हेलो, ये किसी भी कॉलेज और स्कूल में नहीं गए। इन्हें किसी शब्दों का ज्ञान नहीं है, ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। उस अल्लाह और उस भगवान को तो 2 ही शब्द आते हैं, तथास्तु, आमीन। क्या आता है? एक आदमी कहता है, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। भगवान कहता है, तथास्तु, जिंदगी भर दुखी रहो। एक आदमी कहता है, भगवान मैं बहुत सुखी हूं। अल्लाह कहता है, आमीन, जिंदगी भर आप सुखी रहो। बोलो, मांगना तो पड़ेगा। ये भगवान कंफ्यूज है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। उसी को तो देना है ना जो जिसको चाहिए। जिसको चाहिए नहीं उसको क्या देना? कितने को चाहिए? दोनों हाथ खड़ा करो, बोलो तैयार हूं। अरे ऊपर देख के बोलो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे? बोलो तैयार हूं, है जो अपॉर्चुनिटी, मैं तैयार हूं। चलो, तैयार हैं आप लोग? तो हम सेमिनार चालू करते हैं। अभी टेंशन हो रही है क्योंकि अब तक क्या हो रहा था? अरे अब तक तो मेरी स्टोरी सुना रहा था आपको। अभी तक मैंने आरसीएम के बारे में तो एक लाइन भी नहीं बोली आपको। मैं तो ये बता रहा था कि मैं कहां से चालू हुआ और कहां तक आया। मैंने अभी आरसीएम की कोई बात की आपसे? नहीं, अभी तक आरसीएम की बात चालू नहीं हुई। और खुदा कसम, आरसीएम की बात चालू होगी ना तो 15 मिनट में खत्म होगा। कितने मिनट में? सिर्फ 15 मिनट में आरसीएम की बात खत्म हो जाएगी। इतनी देर तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए बात कर रहा था।
आपको लगना नहीं चाहिए ना कि मुकेश जी आए टाइम नहीं दिया, तो लो सुना दी स्टोरी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आरसीएम की। अपने आप को अलर्ट कर लेना, सीधा कर लेना अपने आप को, अपनी कमर को सीधा कर लेना। तुम्हारा पड़ोसी ढीला है तो उसके दोनों कंधे पकड़ना, 2 बार तेज तेज हिलाना कि बेटा तेरे को उठना है उठ, जाना है जा, लेकिन ये 15 मिनट में उठने का अधिकार नहीं। सोच समझ के बैठना पास है। हेलो, तैयार है? हाथ खड़े करो तैयार वाले आदमी, और एक बार ताली बजाओ जमकर ताकि पता चले कि तैयार है कि नहीं है। म्यूजिक। किसी भी डिस्टर्ब करने वाले आदमी को आपको पास नहीं बिठाना है, उसके कान में धीरे से पूछ लो, भैया डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? क्योंकि ऑपरेशन आपका है, पड़ोसी डिस्टर्ब कर देगा तो खराब आपका ही होगा, क्योंकि ऑपरेशन आपका है। हेलो, एक आदमी का पेट काट दे, डॉक्टर अगर पेट काट दे ऑपरेशन के लिए, और वो आदमी के मैं सर मैं पानी पी के आता हूँ, तो ऑपरेशन खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो हिलना नहीं। ये भाई साहब आपको ये बीच में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, जिसको जाना जाओ यार, बोलो मौका दे रहा हूँ मैं आपको पूरा पूरा पूरा, लेकिन ये बीच में ये बार बार आना जाना नहीं। बैठो फटाफट, भाग के आओ, बीच में नहीं। ओ भाई साहब हाँ ये खा रहे, बैठ जाओ, आ जाओ फटाफट, जहां पर भी बैठना बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना बीच में। चालू करें? रेडी? कामयाब होना चाहते हैं? होना चाहते हैं तो 4 कचरे दिमाग से निकालने होंगे। कितने कचरे? कितने कचरे? 4 कचरे दिमाग से निकालने होंगे। और मुकेश कोठारी गारंटी देता है कि दुनिया का कोई भी आदमी इन 4 कचरों को दिमाग से निकाल दे तो दुनिया के किसी भी फील्ड में उसकी सफलता फाइनल। किसी भी फील्ड में उसकी सफलता फाइनल। कचरा नंबर 1, दुनिया के 95% 90% पीपल ये मानते हैं कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कितने % लोग मानते हैं? दुनिया के 95% लोग। दुनिया के 95% लोग मानते हैं कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए वो प्रेशर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए इतना प्रेशर बनाते हैं, खुद प्रेशर में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब अपने बच्चों को नहीं बना पाते, क्योंकि कामयाबी के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहां पढ़े लिखे हैं मैं उनको गालियां दे रहा हूं ना। आप पढ़े लिखे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं इसलिए कामयाब हो जाएंगे, इस गलतफहमी में रहना मत। कभी भी सिर्फ पढ़ने लिखने से कामयाबी नहीं मिलती। मुकेश कोठारी इस बात को 100% डिनाई करता है कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए जरूरी है पढ़ते लिखते रहना। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ऊपर तक आवाज आनी चाहिए। जरूरी क्या है? पढ़ते लिखते रहना। पढ़ लिखकर तो आप अपने दिमाग का किराया बढ़ा सकते हैं, आप अपने दिमाग का भाड़ा बढ़ा सकते हैं। पढ़ने से कामयाबी को नहीं जीता जा सकता, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूं। अगर पढ़ लिख जाने से ही कामयाबी होती तो सारे जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं वो अनपढ़ आदमी धीरू भाई अंबानी की क्यों नौकरी करते मेरे भाई? पढ़ लिख जाने से तुम तुम्हारे दिमाग का भाड़ा बढ़ा सकते हो, किराया बढ़ा सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते। धीरू भाई अंबानी 8वीं 10वीं जमात पास, पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी कामयाब हुआ। क्यों? उसके अंदर गुण था सीखने का। एक डॉक्टर है, 1937 में उसने BDS किया। कौन से सन में किया?
बोलना पड़ेगा भैया, मैंने कहा था आपको। 1937 में उसने बीडीएस किया, दांतों का डॉक्टर बन गया। 1937 में दांत को निकालने की एक टेक्नोलॉजी थी। एक प्लेट थी लोहे की, उस प्लेट को अंदर रखा जाता और बाहर से हथौड़ा मारा जाता, दांत बाहर आ जाता। हेलो, ये 1937 की टेक्नोलॉजी है। और वही डॉक्टर आज मालदा में दुकान खोल ले, क्लिनिक खोल ले और कहे कि मैं तो इसी टेक्नोलॉजी से दांत निकालूंगा, तो आप में से कितने आदमी जाएंगे? हाथ खड़ा करो। क्योंकि उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, वो अपने आप को अपडेट नहीं करता, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री वाला भी फेल होने वाला है।